हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमने 3 टाइप के सब्सटेंस पढ़े थे आपके। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और उनमें डिफरेंस पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ते हुए हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में। तो अगली हेडिंग लिखेंगे हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है? A graph drawn between intensity of magnetization and magnetizing field intensity is known as hysteresis curve। हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन behind the magnetizing field intensity is known as hysteresis। क्या होता है कि अगर आप ग्राफ बनाते हो, किसमें? आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, किसके साथ? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को लैग करती है, मतलब उसके पीछे चलती है। तो ये जो प्रोसेस होता है लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस बोलते हैं। तो आपका इन दोनों के बीच का ग्राफ, किसके? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? हिस्टैरिसीस ग्राफ। समझो क्या होता है कि हमने 0 इंटेंसिटी चालू किया, तो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? 0। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बात पे सैचुरेट हो जाएगा कि आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। इसको सैचुरेशन पॉइंट बोल देंगे ए, ठीक है, ये ओ। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को कम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। तो ये भी क्या होगा? कम होगा, लेकिन एग्जैक्ट उसी पाथ पे कम नहीं होगा जिस पाथ पे वो बड़ा है। अब वो क्या करेगा? डिफरेंट पाथ क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसपे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तो क्या हो जाती है? 0, लेकिन आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं होता। तो इसको अपन बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन नहीं चाहते कि ये आपका बचे, तो अपन क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जिससे कि ये क्या हो जाए? रिड्यूस होके 0 हो जाए। ये आपका पॉइंट हो जाता है सी, ठीक है।
इसको अपन बोलते हैं कोरिसिविटी। क्या बोलते हैं? कोरिसिविटी। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बिकम जीरो इज नोन एज कोरिसिविटी। ठीक है। और अगर बढ़ा होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा? सैचुरेशन। फिर आपका अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ कहलाता है वो हिस्टैरिसीस ग्राफ कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस ग्राफ कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर दो टर्म आई, एक आई रिटेंटिविटी, एक आई रिटेंटिविटी। तो आपसे पूछा जाता है कि रिटेंटिविटी क्या होती है, और ये आपका जो ग्राफ आएगा वो लीफ शेप के स्ट्रक्चर में आएगा। थोड़ा सा ज्यादा अपन ने इसको बढ़ा के ले लिया, ये थोड़ा सा पास में लेते तो और अच्छे लीफ से स्ट्रक्चर आता। ये इस तरह से, और ये जो थोड़ा सा ग्राफ है वो इस तरह से, ये लीफ शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। तो रिटेंटिविटी की बात कर रहे हैं। क्या होता है? द रेसिडुअल डुअल magnetism in magnetic substance when magnetizing field intensity reduced to zero is known as retentivity। ठीक है। आप क्या करते हो? अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर देते हो तो जीरो करने के बाद आपका जितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिटेंटिविटी क्या होती है, तो द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस टू जीरो इज नोन एज रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्लियर है? क्या होती है रिटेंटिविटी? द residual magnetism of substance when magnetizing field intensity reduced to zero is known as retentivity। आप क्या कर रहे हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर रहे हो? रिड्यूस करके कितना कर देते हो? जीरो कर देते हो। तो उस समय जितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसको? कोरिसिविटी को। तो ठीक है, अपन कोरिसिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कोरिसिविटी। कोरिसिविटी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी applied in opposite direction so that residual magnetism reduced to zero is known as कोरिसिविटी। ठीक है। क्या करते हो? अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, जिससे कि आपका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस नेगेटिव या अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाता है तो रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी के कारण उसमें आपका क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। उस एनर्जी लॉस को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ठीक, अगली हेडिंग लिखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, ये किसी में भी हो सकता है जो सब्सटेंस बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन of substance again and again a part of energy will lost. This loss of energy is known as hysteresis loss. This loss of energy is known as hysteresis loss. ठीक है, it is directly proportional to area under the hysteresis कर्व। क्या होता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस कर्व। अब दो सब्सटेंस के लिए मैं हिस्टेरिसिस कर्व बना रहा हूं, एक बनाया मैंने ये स्टील के लिए, ये सॉफ्ट आयरन के लिए, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया आपका ये स्टील के लिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पतला है, ये मोटा वाला कर्व, मतलब एरिया अंडर दी कर्व इसमें कम होगा और एरिया अंडर दी कर्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका जो सॉफ्ट आयरन होता है उसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है और स्टील में हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, टू मिनिमाइज हिस्टेरिसिस लॉस we use सॉफ्ट आयरन। मतलब जहां पर हिस्टेरिसिस लॉस कम करना है वहां पर किस मटेरियल का यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, मटेरियल का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है। तो properties of material, properties of magnetic material या magnetic substance used for or different purpose। फर्स्ट
for temporary magnet, ठीक है, it should have low retentivity and low कोरिसिविटी, ठीक है। आपका अगर टेम्परेरी मैग्नेट बनाना चाहते हो तो रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट के लिए किसका यूज कर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज कर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी ज्यादा होती है लेकिन कोरिसिविटी बहुत कम होती है, इसलिए अपन इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे सब्सटेंस में कोरिसिविटी इतनी कम नहीं मिलती, ठीक है। अपन सॉफ्ट आयरन का यूज कर लेते हैं। सेकंड आपका आता है फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या करेंगे, इट शुड हैव हाई कोरिसिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। परमानेंट मैग्नेट के लिए कोरिसिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए और रिटेंटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज कर लेते हैं। तो स्टील में क्या होता है, कोरिसिविटी बहुत ज्यादा होती, रिटेंटिविटी थोड़ी सी कम होती है, तो अपन काम चला लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इसके लिए दोनों कम होनी चाहिए और इसके लिए दोनों ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे और भी कई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, तो वो अपन देख लेंगे बाद में, जब जो जरूरत पड़ेगी तब उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब अपन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो अगली हेडिंग लिखेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ is known as terrestrial magnetism. The magnetic field line of Earth's magnetic field is similar to bar magnet, which supposed to be, ऐसा होता नहीं, सपोज करते हैं, supposed to be buried in earth so that its north, बार मैग्नेट का नॉर्थ, is near to south of earth and its south is near to north of अर्थ, ठीक है। क्या होता है, आपका जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो आपकी बार मैग्नेट जैसी होती है। ऐसा सपोज किया जाता है कि वो बार मैग्नेट इस तरह से वरीड है कि उसका जो साउथ है वो अर्थ के नॉर्थ के पास में है, ठीक है, और जो नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ के पास में। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, ये मैग्नेटिक
नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, तो ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो बात आती है कि इसके क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन, या फिर अपन कैसे बोलते हैं कि कैसे आपने ये बोला कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो आपका इसका पूछा जाता है कि इसके सबूत, यानी आपका क्या बोलते हैं सबूत को, प्रूफ, प्रूफ नहीं, क्या शब्द आएगा प्रॉपर शब्द मेरे को अभी माइंड से, चलो अभी अपन बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन और प्रूफ, प्रूफ ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब आपको ये कैसे कैसे पता चलता है कि आपका अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो पहला आता है व्हेन वी सस्पेंड a magnet freely, when we suspend a magnet freely, then it always lie in north south डायरेक्शन, ठीक है। जब अपन मैग्नेट को क्या करते हैं सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो ये आपका एक्सप्लेन कर रहा है कि अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सेकंड, व्हेन वी वरीड अ रॉड ऑफ आयरन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन for long time it get magnetized, ठीक है। आप क्या करो, आपका एक बार में लोहे की छड़ ले लो, उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर दो, जमीन में दफना दो कि उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ हो और एक एंड साउथ की तरफ हो। उसको कई महीने तक गड़े रहने देना, उसके बाद उसको उखाड़ के देखना, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है, वो एक वीक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो ये आपका बताता है, एक्सप्लेन करता है किसको, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म को, या प्रूफ देता है किसका, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का, कि अर्थ भी वही किसकी तरह वर्क करती है, मैग्नेट की तरह वर्क करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क क्यों करती है, क्या कारण है वो आपका मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो इसको अपन बोलते हैं कॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अगली हेडिंग आपकी जो आती है वो आती है कॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के क्या क्या कारण है उनके बारे में अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे कॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। कॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है, ठीक है। आपको वो सारी थ्योरी सही तो लगती हैं, लेकिन प्रॉपरली अपन किस थ्योरी को सही माने ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि सारी थ्योरी ऑलमोस्ट सही लगती हैं, ठीक है। तो पहला आता द कोर ऑफ अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ molten metal which present ionic form due to motion of these
iron, due to motion of these iron along with earth, and electric current, is set up, due to which magnetic field line are produced and earth behave like मैग्नेट। ठीक है, क्या होता है, सबको पता है कि अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड होती है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। सबसे ऊपरी लेयर क्या कहलाती है, क्रस्ट, उसके बीच में मेंटल, और सबसे नीचे क्या होता है, कोर। कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर जितनी भी मेटल होती हैं वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, मोल्टन फॉर्म में पाई जाती है। तो मोल्टन में तो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब अर्थ रोटेट करती है तो ये भी उसके साथ रोटेट करती है, लिक्विड रोटेट करेगा तो आयन भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो उन आयन के मूवमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अपन ने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसके कारण आपका अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करती है। सेकंड थ्योरी क्या बोलती है, द क्रस्ट ऑफ अर्थ is negatively charged, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी मैंने बताया था कि अर्थ का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, अर्थ नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जो क्रस्ट है, मतलब अर्थ की जो सरफेस है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। हेंस व्हेन अर्थ rotate about its axis, then this charge also rotate, due to which electric current is set up, which is responsible for terrestrial magnetism। ठीक है, क्या बोला गया कि जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है उस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। उस नेगेटिव चार्ज के कारण वो अपनी एक्सिस पे जब भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो वो नेगेटिव चार्ज भी रोटेट करता है, तो जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो जो रोटेशन ऑफ अर्थ या अर्थ क्रस्ट का जो चार्ज है उसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तीसरा आपका आता है द आयनोस्फीयर। एटमॉस्फेयर होता है अर्थ, उसको अपन ने डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका क्या आता है, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर। तो जो आयनोस्फीयर होता है उसमें हाई टेम्परेचर के कारण आयनोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन and electron, this sphere rotate along with earth, hence produces electric current
दिस इलेक्ट्रिक करंट is responsible for this electric current is responsible for terrestrial magnetism। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं कि आपका अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है उसके कारण हो जाते हैं, या कॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हो जाते हैं। पहला क्या बोलता है, कोर मोल्टन मेटल से बना है, उसमें आयन होंगे, वो अर्थ के साथ मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, इसलिए टेरेस्ट्रियल मैग्नेट। दूसरा जो अर्थ सरफेस है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, वो भी मूव करेगी तो उसके कारण जो मैग्नेटिज्म होगा वो टेरेस्ट्रियल मैग्नेट। तीसरा जो आयनोस्फीयर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये भी अर्थ के साथ रोटेट करेगा। मतलब आपका जो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हो रहा है उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आपका जो चार्ज है, डिफरेंट चार्ज अलग अलग जगह है, ये तीनों रीजन से एक्सप्लेन किया गया। अब कौन सा रीजन ज्यादा सही है, देखो तीनों, मेरे को तो तीनों ही सही लगते हैं, आपको भी तीनों सही लगेंगे, तो इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हम कंसीडर कर सकते हैं। अब अपन अगले लेक्चर में, मतलब आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, डेफिनेशन रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और वेरियस फॉर्मूले अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर तक अपन ये चैप्टर क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।